बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब अगर चाहें तो अगला इलेक्शन वो बआसानी जीत सकते हैं और उनको किसी किस्म का कोई तरद्दुद करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2-3 काम उनको करने पड़ेंगे अगर वो अगला इलेक्शन बआसानी जीतना चाहते हैं, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी रुकावट के। और यहाँ तक के जो मिलिट्री लीडरशिप है और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी उनके रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करेगी, लेकिन उनको 2-3 काम करने पड़ेंगे। वो 2-3 काम अगर कर लें तो ये 100% श्योरिटी है कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जीत जाएंगे और उन्हीं की जमात जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें और अपने मुशीर और अपनी जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो ख़ास तौर पे उन पे तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद मैं वो 2-3 बातें भी करूँगा, क्योंकि हम तारीख़ का भी तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी तालिब इल्म हूँ और कुछ चीज़ें जानते भी हैं हम, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी होती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि उन पे सख्त तरीन जो टाइम था वो गुजर चुका है, सख्त तरीन टाइम जो था वो गुजर चुका है और अब उनके लिए उस हद तक कंपेयर करें, उन पे एक वक्त था 29 नवंबर से पहले तक का, यानी जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और उनकी टीम थी। बाजवा साहब के साथ ही मामलात उनके बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि बाजवा साहब का जो अहदाफ थे, उनका जो एजेंडा था वो मुख्तलिफ नौइयत का था और उनके तोसी पसंदाना अज़ाइम थे और वो एक्सटेंड करना चाह रहे थे। वो वक्त गुजर गया, क्योंकि यही वजह है कि 29 नवंबर से पहले जो कुछ जुल्म सितम ढाया गया पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे, 29 नवंबर के बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप कहें कि 29 नवंबर को कंपेयर करें 29 नवंबर से पहले को आज के दिन से, तो 90% फ़र्क पड़ चुका है, 90%, और 90% शिद्दत में कमी आ चुकी है, ना सिर्फ मीडिया हाउसेस पे बल्कि अपोजिशन पे भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी। और 29 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी मीडिया पर्सन के खिलाफ या किसी मीडिया हाउस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये सब के सब मुकदमा 29 नवंबर से पहले के हैं, इसीलिए उन पे कातलाना हमला भी हुआ और उस कातलाना हमले पे अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा साइन था। अब पिछले 10 महीनों में जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है वो बदतरीन हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान के अवाम, वो उनका जो जीना है वो दूभर हो चुका है। अगर मैं आपको एक सिर्फ कंपैरिजन बता दूं, क्योंकि जेनेवा में मुलाकात हुई है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की, जेनेवा के ऑफिशियल IMF के ऑफिशियल्स के साथ, और वो मुलाकात नाकाम रही है। हमारे जो सोर्सेज हैं, जो रिपोर्ट्स हो रही हैं, वो मुलाकात नाकाम रही है। और उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने IMF की MD से बात की थी, उनको जेनेवा आने की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने आने से माजरत कर ली थी। फिर जो रिक्वेस्ट की गई थी, उनको फ़ोन कॉल उनकी आई तो वो मिस रिपोर्ट हुई, तो IMF ने फौरी तौर पे, IMF की MD ने फौरी तौर पे अपने स्पोक्स पर्सन के जरिए उसकी तरदीद करवा दी थी कि ये कॉल हमने नहीं की, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे ये कॉल हुई थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। तो एक बात, दूसरी बात, इसहाक डार साहब ने भी वहां पे वो मुतमिन करने में नाकाम रहे, क्योंकि जो कुछ तय करके आए थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे डार साहब को लाया गया और डार साहब ने अपनी वो पुरानी फनकारियां जो हैं वो करने की कोशिश की और IMF के साथ जो एग्रीमेंट था वो पूरा नहीं किया। इस वक्त डॉलर क्राइसिस जो है वो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में कहाँ तक पहुंच चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर गिरकर 4 अरब डॉलर, 4 कुछ अरब डॉलर तक आ चुके हैं और अभी तक जो हमें वादे किए गए हैं ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, वो भी वादे हैं, इसको प्लेजेस कहते हैं,
اور وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ انڈائریکٹلی آئیں گے اور یہ خرچ ہوں گے مختلف منصوبوں پہ۔ بہرحال جو صورتحال ہے جی، جو اصل جو سرمایہ ہے عمران خان صاحب کی اصل طاقت جو ہے وہ ہے پاکستان کے عوام جو ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ ان کو باری نہیں مل جاتی عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کو ایک اور موقع نہیں مل جاتا، اور عمران خان صاحب کو ایک اور موقع ملے گا اگر وہ گورننس کرنے میں ناکام رہے، تب جا کے ان کا ڈکلائن شروع ہوگا۔ اس دوران عمران خان صاحب کو اپنا اہل کر دیں، ان کو گرفتار کر لیں، ان کو جیل میں ڈال دیں، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے لیں، نواز شریف صاحب لے لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو لے لیں، جس کا بھی مثال لینی ہے لے لیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، دو زندہ مثالیں ہیں، وہ موجود ہیں۔ اب جو مہنگائی کا عالم ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ رجیم جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ مہنگائی اپریل 22 میں اور جنوری 23 کے ذرا فرق دیکھ لیں کتنے ہیں۔ آٹا جو ہے وہ 80 سے 160 روپے تک پہنچا ہوا تھا، 80 روپے تھا جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی، اور اب 160 روپے تک پہنچ گیا۔ چینی 86 سے 100 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ کوکنگ آئل 465 سے 585 روپے تک پہنچا ہوا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ 184 روپے سے 260 250 روپے تک پہنچا ہوا ہے۔ انٹر بینک ریٹ کا کوئی کم ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، جب دستیاب ہی نہیں ہے تو۔ پیٹرول جو ہے جی، پیٹرول وہ 150 سے 215 روپے تک پہنچا ہوا ہے۔ خام تیل کی عالمی قیمت تھی $117، اور $117 فی بیرل پہ پاکستان تحریک انصاف 150 روپے کا لیٹر دے رہی تھی، جبکہ اس وقت خام تیل کی قیمت ہے $73 فی بیرل اور قیمت ہے 215 روپے۔ تو یہ اتنا فرق ہے۔ آٹے کا کرائسس آ چکا ہے، آئل کا آ چکا ہے، پیٹرولیم کا آ چکا ہے، خوردنی تیل کا آ چکا ہے، اس لیے لوگ آ چکے ہیں تنگ۔ اور اس کے بعد کچھ IMF کی طرف سے شرائط عائد کی گئی تھیں، وہ پوری نہیں کی گئیں۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو آپ مذاکرات ہوئے پاکستان اور IMF کی جنیوا میں ایک بیٹھک ہوئی، گورنر اسٹیٹ بینک بھی اس مذاکرات میں شریک نہیں تھے، گورنر اسٹیٹ بینک بھی اس مذاکرات میں شریک نہیں تھے۔ اسحاق ڈار صاحب ان سے اکیلے میں ملے۔ اسحاق ڈار ناتھن پورٹن نے موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بات کی، اور IMF کے پروگرام کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور IMF مشن نے پاکستان کے دورے کو کوئی تاریخ بھی نہیں دی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ IMF بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ پہلے جو شرائط ہیں وہ پوری کریں۔ وہ ہے گیس کی قیمتیں بڑھانی تھیں، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانی تھیں، وہ بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں، اور ٹیکس لگانے ہیں، نئے ٹیکس نیٹ میں نئے لوگوں کو شامل کرنا ہے، اپنا ریونیو بڑھانا ہے۔ پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے۔ وہ جب تک نہیں اقدامات اٹھائے جائیں گے، مختلف ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے، ریونیو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، تب تک IMF کہتا ہے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ اور اس لیے اب اس کے اثرات یہ ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ڈیلیگیشن جنیوا میں ہے اور ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں 2 اور 2 4 کی طرح وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو بتا دیا گیا، اور وہیں سے یہ اطلاع آئی، اور ساتھ ہی ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے جو کہ پینڈنگ پڑا تھا، اور وہ نوٹیفیکیشن ہے کہ اوگرا نے 1 جولائی سے، یعنی کہ 1 جولائی 2022 جو گزر گئی، آج سے 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سے گیس کی قیمتوں میں 74% مہنگی، 74% کے اضافے کی منظوری دے دی، یعنی 74% مہنگا کر دیا گیا ہے، گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اور سوئی نادرن کے لیے گیس 74% مہنگی کرنے کی منظوری دی ہے، سوئی صدرن کے لیے 67%، 67.75، یعنی کہ آلموسٹ 68%، یہ دونوں قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ اور سوئی نادرن گیس کی قیمت 406.28 فی MMBTU اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ سوئی صدرن کی قیمت میں 470 روپے تقریباً فی MMBTU اضافے کی منظوری دی ہے۔ اسی طریقے سے سوئی نادرن گیس کی موجودہ اوسط قیمت 545 روپے 90 پیسہ ہے، اس کی نئی قیمت جو ہے وہ 952،
यानी 545 से 952 रुपए कर दी गई है। ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम है, 545 से 952 रुपए। और 692 सुई सदरन की मौजूदा कीमत जो है वो 692 रुपए है, तो वो कर दी गई है 1161 रुपया। तो ये सूरत हाल है। और ये अगर वफाकी हुकूमत ने इसकी 40 रोज में मंजूरी ना दी तो ओगरा फैसले पर अज खुद अमल दरामद करेगा। अब ये वफाकी काबीना में जाएगा और इसकी मंजूरी दी जानी है। इस पे 2, 4, 5, 7% कम ऊपर नीचे हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये वो जिनेवा में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद IMF की MD से बात कर चुके, नाकाम, और वजीर खजाना इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, नाकाम। और अब जो पेंडिंग पड़ी थी चीजें, अब 7 महीने का जो बोझ है वो पड़ेगा सार्फिन पे। ये 1 जुलाई 2022 से किया गया है। इससे आप आज खुद अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल कितनी गंभीर है। तो इमरान खान साहब पे वापस आते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनको सिर्फ सब्र करें और सब्र के साथ साथ अगली तैयारी करें, अगली गवर्नमेंट की तैयारी करें, अपनी प्लानिंग्स करें, अपनी मनसूबाबंदी करें, अपनी मुख्तलिफ टीम्स को एक शैडो कैबिनेट तश्कील दें। क्योंकि ये जितना भी वक्त इस वक्त ज़ाया हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है, इलेक्शन 2 महीने बाद हो या 2 महीने पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस वक्त अगर ये मौजूदा गवर्नमेंट रहती भी है, अगर ये बजट भी दे देती है, तो ये क्या बजट देगी, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत कुछ है देने के लिए। उनके पास 2 हुकूमतें हैं, पंजाब गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। यहाँ पे वो अपना काम करे और इसको आगे लेके बढ़े, और इन्हीं 2 हुकूमतों की बुनियाद पे वो अगला इलेक्शन जो है वो आराम से जीत सकते हैं। लेकिन कुछ उजलत में पता नहीं क्यों है, कौन है खान साहब को ये मशवरे देता है कि आप जल्दी करें, फौरन करें, आप असम्बलियां तोड़ दें, असम्बलियों से बाहर आ जाएं। उनको ये सारे काम करने चाहिए, लेकिन फोकस अपनी टीम पे देनी चाहिए। और एक और बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोशिश की जा रही है कि उनको किसी भी तरीके से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा फौजी क़यादत से लड़वा दिया जाए और खान साहब से ऐसी बातें करवा दी जाएं या खान साहब ऐसी बातें कर दें कि जिससे मौजूदा फौजी क़यादत और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस पे हरफ आए। क्योंकि इमरान खान साहब, ये जो बात है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी तक कोई ऐसी गलती नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसकी बुनियाद पे उनको रियासती इदारे जो हैं वो उनको चार्जशीट करें या उन पे क्रॉस का निशान लगा दें, जैसे कि नवाज शरीफ साहब पे लगा हुआ है, जैसे कि मरियम सफदर साहिबा पे लगा हुआ है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मरियम सफदर साहबा बहुत आगे तक जा चुकी थी और खान साहब अभी तक होल्ड किया हुआ है। और फिर ये भी आप तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी एक बात कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को सॉफ्ट कू के जरिए निकाला गया, और सॉफ्ट कू आपको पता है उसमें कितने अनासर शामिल थे, और उसके बाद फिर ये सॉफ्ट कू हुआ, और ये सॉफ्ट कू जो है वो हार्ड कू में तब्दील कर दिया पाकिस्तान के अवाम ने। तो खान साहब को एक एक कदम सब्र से, तहम्मुल से, फूंक कर और अपने फैसले लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।